हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पॉलिटिविजन में, जहां पे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग जानेंगे आसियान के बारे में। ठीक है, ये आपका कवर होगा यूनिट 5 के तहत, जहाँ पे आपको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन और उसके अंतर्गत जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आज के क्लास में हम जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने वाले हैं वो है आसियान। तो इससे पहले हम यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन को अच्छे से डिटेल में कवर हम लोग कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर एक्चुअली होने वाला है आसियान पे। तो हम आसियान के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार आसियान क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और इसके अलावा आसियान के बेसिक डिटेल को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि ये इन जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे करंट अफेयर्स के भी पार्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन पे ये देख रहे हैं भारत का लोकेशन। ये जो भारत है ये आता है आपके साउथ एशिया में। ठीक है, भारत जो है आपका वो साउथ एशिया को कवर करता है, जहाँ पे आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को देख रहे हैं। बांग्लादेश से सीधे ही आपको यहाँ पे म्यांमार का बॉर्डर दिख रहा होगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ये सारे एरिया हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया के। और इधर जो आपको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है ये सारे आपके मध्य एशिया के भाग हैं। ठीक है, तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके लिए जो ये मध्य एशियन कंट्रीज हैं और उसके लिए जो आपके साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंसी है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जब से भारत आज़ाद हुआ और भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की विस्तार की, ठीक है, और खासकर जब भारत एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को अपनाता है, भारत जब वैश्वीकरण को अपनाता है, तो भारत क्या करता है, एक बड़ा बदलाव करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और वो लुक ईस्ट पॉलिसी को लेके आता है। ठीक है, वो चाहता है कि अगर अपने मार्केट को ओपन करना है और हमको वैश्विक स्तर पर व्यापार और स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाने हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको अगर कायम रखना है, एशिया में अगर अपना वर्चस्व बनाना है, तो उनके लिए जो है जितने भी ये साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनके साथ हमारा संबंधों का होना बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये हम आपको मैप यहाँ पे दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ जाइए कि जो आसियान है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए आसियान क्या है कि ये जितने भी आपको साउथ ईस्ट एशियन देश दिख रहे हैं ना, ये सारे देश जो हैं वो मिलके आपस में क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, जो सारे उसमें साउथ एशियन देश हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन देश हैं जो अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं आसियान। ठीक है, तो वो सारा उसकी इम्पोर्टेंसी जो है वो भारत के लिए कितना ज़रूरी है अभी हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल ये मैप के थ्रू आप जान लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए भारत ने अपने एक पॉलिसी में बदलाव किया, फॉरेन पॉलिसी में बदलाव किया, और ये जो है लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आते हैं। ठीक है, आप यहाँ से समझ गए होंगे। और यहाँ से आप ये भी एक चीज़ नोट करे होंगे, ये जो आपका म्यांमार का बॉर्डर शुरू होता है, भारत का जो ये सब सारा एरिया है, ये एरिया जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी एक भाग है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो बॉर्डर है वो सारे आपके साउथ ईस्ट एशिया के देशों से क्या है, वो ज़्यादा सिमिलर है। इस वजह से आने वाले जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, या फिर उसमें जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो राज्य हैं उनके क्या रोल है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बहुत डिटेल से आज कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि ये मैप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आइए हम जानते हैं आसियान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं आसियान। आसियान की मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, और ये बना था, इसको फाउंड किया गया था बैंकॉक में 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, तो ये डेट भी आपको याद रखना है कि ये जो है जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, और इसको बनाया गया 8 अगस्त 1969 को बैंकॉक, थाईलैंड डिक्लेरेशन में। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन में। ओके, तो ये सारे कंट्रीज हैं, आप देख रहे हैं एशिया के 10 कंट्री हैं। ठीक है, आगे हम एक एक करके उनका नाम भी जानेंगे कि कौन से फाउंडिंग मेंबर है और कौन से बाद में जुड़े, कब जुड़े, इन सारे डिटेल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लोग फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अभी जैसे कि हम आपको मैप में दिखाए कि जो भी साउथ ईस्ट एशियन के जो देश हैं उनका क्या है, एक एसोसिएशन है, इसी के नाम पे इसको बनाया भी गया है। तो जितने भी साउथ ईस्ट एशिया देश हैं वो आपस में मिलकर क्या किए हैं, एक इंटर गवर्नमेंटल
ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किए हैं, ठीक है। और यह क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है, संगठन है। और इसको बनाया गया था 8 अगस्त 1967 को 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका है कुछ बेसिक डिटेल हम लोग पहले देख लेते हैं। स्थापना के समय आसियान में कुल 5 सदस्य थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि जब आसियान बना था, जो साउथ ईस्ट एशियन के कंट्री जो जब आसियान का निर्माण करते उस समय सारे 10 कंट्री नहीं थे, ठीक है। उस समय जो स्थापना वाले कंट्री थे जिन्होंने मिलकर बनाया, उसमें से थे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो इनको SPTMI से, ठीक है। SPTMI जो है ये आसियान के क्या है, फाउंडिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। SPT जिसमें सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, स्थापना करते हैं 1967 में किसका, आसियान का, ठीक है। इसके अलावा बाद में और भी जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे उनमें समय समय पे जुड़ते गए। तो उसमें ब्रुनेई जो है जुड़ता है 1984 में, वियतनाम ऐड हुआ 1995 में, लाओस आता है 1997 में, और म्यांमार भी 1997 में, और कंबोडिया जो है वो ऐड होता है 1999 में। इस तरीके से इतने सारे ग्रुप के ऐड होने के बाद आसियान की टोटल संख्या हो जाती है 10, ठीक है। आपको याद रखना है आसियान की टोटल संख्या 10 है, लेकिन इसके जो फाउंडिंग कंट्रीज थे वो थे 5, बाद में ये सदस्य समय समय पे जो है उसमें जुड़ते चले गए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसका विजन का, कि आसियान का विजन क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, कौन कौन से मतलब क्या क्या कम्युनिटी है। तो आसियान का सबसे पहले अगर मोटो की मैं बात करूं, तो आसियान का जो मोटो है वो है 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, ठीक है। जो भी साउथ एशियन इसके जितने भी देश हैं उनके लिए ये मोटो है 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, ठीक है। और 8 अगस्त को हम सभी आसियान दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे कंट्रीज हैं जो आसियान के मेंबर हैं। ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का है, म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया। ये सब क्या है, कंट्रीज मेंबर हैं आपके आसियान के, ठीक है। ये सारे 10 सदस्य हैं। एक बार फिर से मैं नाम आपको रिवाइज कर दी हूँ। अब बात करते हैं कि आखिरकार जो आसियान बना उनका क्रम क्या था, कैसे कैसे आसियान बनता है, क्या क्या चीज़ों को ऐड करता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बैंकॉक में क्या होता है, 1967 में आसियान को बनाया जाता है। बैंकॉक घोषणा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इसके संस्थापक देशों में 5 देश थे, जैसे कि मैं बात की SPTMI, जिसमें सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल है। तो ये एक अच्छा ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं SPTMI, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1995 में जो दक्षिण पूर्व एशिया को क्या होता है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वो अपने आप को न्यूक्लियर फ्री राष्ट्र घोषित करने के लिए एक समझौता करते हैं कि क्या करेंगे, हम आपस में रहेंगे न्यूक्लियर फ्री कंट्रीज, ठीक है। तो उसके लिए एक समझौता साइन होता है, वो साइन होता है 1995 को। और फिर 1997 में आसियान जो है विजन 2020 को लागू कर देता है। अभी हम जानेंगे कि विजन 2020 है क्या। तो विजन 2020 आता है 1997 में। उसमें और मजबूती लाने के लिए, इस संगठन को और मजबूत करने के लिए जो आसियान के द्वारा ये कदम उठाए गए। इसके अलावा 2003 में जो है बाली में इसकी बैठक होती है, और 2007 में सेबू घोषणा किया जाता है, ठीक है। और 2008 में आसियान के द्वारा आसियान चार्टर को लागू कर दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो आसियान का चार्टर है वो कब लागू किया गया, तो वो किया गया 2008 में, ठीक है। और 2015 में आसियान कम्युनिटी का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ डेट हैं जो आसियान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो ये सारे इवेंट्स हैं तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये 2003, 2007, 2008 और 2015 आपको याद रखने हैं, क्योंकि 2015 में आसियान ने अपने कम्युनिटी का निर्माण किया और 2008 में अपने चार्टर को लागू किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये आसियान विजन 2020 है क्या। तो आसियान कंट्रीज जो आपस में हैं, जो भी साउथ ईस्ट एशियन जो भी कंट्रीज हैं आपस में, ठीक है, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, ये सारे कंट्री क्या किए, आपस में अपने तनाव को, अपने स्ट्रगल को, अपने जो मतलब संघर्ष हैं उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं, एक विजन लाते हैं और बोलते हैं कि हमारे जो भी आपसी विवाद है वो बातचीत के द्वारा क्या करेंगे, उनको हम लोग सुलझाएंगे, एक दूसरे पे क्या करेंगे, न्यूक्लियर फ्री रहेंगे, किसी भी तरीके की आक्रमण नहीं करेंगे, आक्रमण को बढ़ावा नहीं देंगे। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपना एक विजन बनाया, जिसको हम विजन 2020 के नाम से जानने जाते हैं। और इसके तहत क्या करते हैं, इन्होंने अपनी पॉलिसी में बदलाव लाई और बात की कि हम आपस के सभी मुद्दों को बातचीत करके मिलजुल के सुलझाने का काम
करेंगे। जैसा कि कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक मेन मोटो होता है कि आपस में जितने भी क्षेत्रीय संगठन या जितने भी क्षेत्रीय देश हैं वो आपसी मुद्दों को क्या करेंगे, आपस में सुलझाने का प्रयास करेंगे, परस्पर शांति लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से आसियान विजन को भी लाया गया, जहाँ पे इन्होंने आपस में सभी देशों को मिल बैठ के बातचीत करने का बात की गई और इस विजन के तहत कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व किए गए, जैसे कि कंबोडिया। ठीक है, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को भी समाप्त किया और तिमोर जो संकट था उस पर भी बातचीत किया और 99 से यह नियमित रूप से क्या करता है कि अपनी बैठक जो है बातचीत आयोजित करता है और जो भी पूर्वी एशियाई देश है आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, अपने प्रॉब्लम्स जो है शेयर करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको बातचीत के माध्यम से निपटाने का प्रयास करते हैं। तो ये था आपका विजन 2020, जो बात ये करता है कि हम अपने आपस में जो भी देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वो सारे मिल बैठ के अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए जो कम्युनिटी जो बना था 2015 में, इनमें से कौन कौन कम्युनिटी है। तो एक पहला है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, इसके अलावा आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक कम्युनिटी जो है निर्माण किया गया, ताकि जितने भी कंट्री मेंबर हैं आपस में जो भी इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल इशूज हैं और सोशल एंड कल्चरल हैं उसको क्या कर सकें, आपस में इन्हेंस कर सकें, शेयर कर सकें, एक दूसरे को प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो इसके निर्माण में एक सारे कम्युनिटी की स्थापना की गई। अब बात करते हैं हम कि आखिरकार आसियान को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था या फिर आसियान का क्या ऑब्जेक्टिव है, किन उद्देश्यों के तहत इसको बनाया गया है और ये किन किन चीज़ों पे कार्य करता है। तो आसियान का बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और जो भी कल्चरल टाइज है उनको बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुसार क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, ये जो भी अपने आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनमें क्या करेगा, स्थिरता लाने का काम करेगा, स्टेबिलिटी लाने का काम करेगा, आपस में लड़ाई झगड़े को दूर भगाने का काम करेगा। ठीक है, समान हित के मामलों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तकनीकी क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। ठीक है, और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी परस्पर सहयोग देगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ साथ सहयोग को बढ़ाएगा, अपने जो भी और भी अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिल बढ़ के अपने आप को इन्हेंस करने का कोशिश करेगा। और इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, उन सारे विकास में हम क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, योगदान देंगे और शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। तो इतने सारे मेजर ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आसियान का गठन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आसियान के बारे में, कुछ इंस्टीट्यूशंस को देख लेते हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, कैसे कैसे काम करते हैं। तो आसियान के सदस्य देशों के नाम में को अंग्रेजी भाषा में लिखने पर पहले अक्षर के क्रम के अनुसार इनकी प्रतिवर्ष अध्यक्षता परिवर्तित होती है। ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकल जो हमारा लेटर है उसके आधार पे जो लेटर पहले आएगा उनके हिसाब से प्रतिवर्ष जो है उनकी चेयर जो है वो चेंज होते जाती है। तो पहले अक्षर के क्रम पे ये क्या होते हैं, अपने अपने देश में अध्यक्षता करते हैं, इसको चेयर करते हैं आसियान को। ठीक है, और इसके चार्टर के अनुसार इसका शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। अपना चार्टर जो आसियान रिलीज किया उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हम जो है इसका समिट 2 बार करेंगे, इसका शिखर सम्मेलन जो है वर्ष में 2 बार आयोजित करेंगे। अब आइए देखते हैं कि आसियान शिखर सम्मेलन क्या है। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जो कि होने वाली एक अर्धवार्षिक बैठक है। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया कि इन्होंने अपने चार्टर में ये बात मेंशन करी है कि हम आसियान के क्या करेंगे, एक साल में 2 बार बैठक को है आप आयोजित करेंगे। इसका मतलब कि एक बैठक जो है वो 6 महीने की होगी, 6 महीने बाद होगी। ठीक है, तो ये अर्धवार्षिक बैठक है जिसमें क्या होता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी देश हैं वो अपने आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सांस्कृतिक मुद्दों पे क्या करते हैं, बैठते हैं, मिल बैठ के चर्चा करते हैं और उसको सोल्यूशन उसका निकालने का काम करते हैं। अगर किसी भी देश के बीच कोई तरीके का मतभेद है तो उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है आसियान के कंट्रीज मेंबर के द्वारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में इससे संबंधित सम्मेलनों को मिला ले तो यहाँ यह मुख्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जहाँ विभिन्न समस्याओं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहयोग सुदृढ़ करने हेतु निर्णय पर चर्चा होती है। इसके अलावा और भी जो भी अंतर्राष्ट्रीय इशूज हैं अपने कंट्रीज मेंबर के साथ और जो भी सहयोग है, कैसे बढ़ावा देना है, किन कंट्रीज के साथ जोड़ना है, क्या क्या करना है, इन सभी चीज़ों पे जो है आसियान शिखर सम्मेलन में बात किया जाता है। ठीक है, वहीं पे मैं बात करूँ आसियान का सेक्रेटरी जनरल के बारे में, तो जो आसियान का सेक्रेटरी जनरल है वो उनका काम है पारित किए गए प्रस्तावों को लागू करवाना और उनमें सहयोग प्रदान करना। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और आसियान की निर्णायक बॉडी में राज्यों के प्रमुख होते हैं और इसकी वर्ष में एक बार
बैठक होती है, ठीक है। जो भी सेक्रेटरी जनरल हैं ये वर्ष में एक बार बैठते हैं, ठीक है। और इनका काम है कोई भी जो काम हुआ उसको लागू करना, उसको पारित करना और पारित करने में सहयोग देना। इनका कार्यकाल होता है जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो 5 ईयर का। कुछ अब हम लोग फोरम की बात कर लेते हैं, ठीक है। आसियान के कुछ फोरम हैं। तो पहला है आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसको हम ARF कहते हैं, ठीक है, आसियान रीजनल फोरम। इसमें क्या है कि यह 27 सदस्यीय कंट्रीज का बहुपक्षीय समूह है, ठीक है। इस फोरम में 27 हैं। और इसके अलावा है ASEAN+3, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ASEAN+3 में तो आसियान के जो 10 मेंबर्स हैं वो हैं, उसके अलावा 3 देश हैं जो जिसमें है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। आसियान के बाद है चीन, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है। और 10 देश ऑलरेडी आसियान के हैं, इनको मिला के ASEAN+3 को बनाया गया। और उसके बाद बात करें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी कराया जाता है। तो इसमें आसियान के सदस्य के देशों के अलावा हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EES के क्या हैं, भाग हैं, इसमें ये शामिल होते हैं। वहीं पे मैं बात करूं ARF की, तो ARF की स्थापना की गई थी 1994 में राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों को बढ़ावा देने और क्षेत्रों में विश्वास और अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर डिप्लोमेसी से संबंधित अपना एक मंच प्रदान करने के लिए ARF की जो है स्थापना की गई थी 1994 में, ठीक है। और ASEAN+3 है वो ये बना था 1997 में। और इसमें आपको पता है आसियान के 10 सदस्य +3 चीन, जापान और साउथ कोरिया शामिल हैं, ठीक है। और बात करूँ वहीं पे पूर्वी शिखर सम्मेलन का, तो इसमें आपको पता है कि इसमें भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य भी शामिल हैं। और इसकी बैठक सबसे पहली बार जो हुई थी यह हुआ था 2005 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं कि 1997 में जो है वो ASEAN+3 हुआ और 2005 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जिसमें इतने सारे राज्यों ने भाग लिया। और उसके अलावा ARF जो है जो क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई है 1994 में अपने पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेसी मुद्दे को सुलझाने और उनको प्रयास करने के लिए एक अच्छा ये जो है फोरम तैयार किया गया है, जहाँ पे आके सारे राष्ट्र जो हैं जो कंट्रीज मेंबर हैं जिसमें 27 देश हैं वो अपने मुद्दे को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कि आसियान जो है किन सिद्धांतों पे कार्य करता है, उसके क्या मुख्य सिद्धांत हैं, ठीक है। तो 1976 की दक्षिण पूर्वी एशिया में मित्रता और सहयोग संधि की गई। 1976 में एक सहयोग संधि ट्रीटी आयोजित की जाती है और उसमें जो भी इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। कब? 1976 में। तो उसमें क्या क्या बातें की गई ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लेते हैं कि जो उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये बातें की गई कि हम स्वतंत्रता, ठीक है, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। मतलब हम एक दूसरे की स्वतंत्रता में कोई हाथ नहीं लगाएंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। और इक्वेलिटी लाएंगे और आपस में जो भी रीजनल अखंडता है उसको बढ़ावा देंगे और राष्ट्रीय पहचान के लिए परस्पर एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है। बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तोड़ फोड़ या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने के लिए प्रत्येक राज्य का क्या होगा, अधिकार होगा। कोई भी बाहरी हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी किसी भी राष्ट्र को क्या कर सकता है, उपनिवेश नहीं बना सकता है। इसके अलावा इस प्रिंसिपल में उन्होंने शामिल किया कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है। जो भी उनका इंटरनल मैटर है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को और विवादों को निपटाने का हम प्रथम प्रयास करेंगे, ठीक है। जो भी विवाद हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी संघर्ष हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको शांतिपूर्वक निपटा ले जाएं। इसके अलावा धमकी या बल प्रयोग नहीं करेंगे और आपस में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इन सारे प्रिंसिपल्स के आधार पे, इन सारे सिद्धांतों के आधार पे आपका आसियान जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये सारा हम बेसिक डिटेल जाने आसियान के बारे में कि क्या है, उनका सेक्रेटरी जनरल का क्या काम है, उसके लिए विजन 2020 क्या है, कब बना, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, इसके अलावा आसियान का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इन सारे कितने कंट्रीज हैं, कौन कौन फाउंडर थे, सारा डेटाबेस जो था हम लोग उसका बेसिक डिटेल उसको समझ चुके हैं। अब आइए जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आखिरकार आसियान जो है वो भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और भारत आसियान संबंधों को जो है हम देखते हैं, जो उसका कब से स्टार्ट हुआ और वर्तमान तक उसकी क्या स्थिति बनी हुई है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भारत आसियान की संबंधों की अगर हम थोड़ी पृष्ठभूमि की बात करें, इसको थोड़ा हम आपको ब्रीफ नॉलेज दे दें। आपको पता है कि आफ्टर कोल्ड वॉर, ठीक, क्या होता है कि बहुत सारे देश जो हैं वो आज़ाद होते हैं, ठीक है, और रूस जो है, रूस के साथ हमारा संबंध जो है थोड़ा मजबूत होता है। हमने भी बहुत सारे युद्ध देखे। इसके अलावा और भी छोटे छोटे राज्य जो हैं वो बहुत आज़ाद हुए, चाहे वो मध्य एशिया के राज्य हों, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे बहुत उस समय बहुत तरीके से अपने अपने होते हैं ना, बहुत सारे क्षेत्रों ने अपना अपना संगठन बनाया विभिन्न उद्देश्यों से। तो साउथ ईस्ट एशिया के जो भी देश थे वो भी मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर कोल्ड वॉर भारत क्या होता है कि भारत के पास सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि भारत किन किन देशों से अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करे, ठीक है। अब भारत आज़ाद हो चुका है, ठीक है, और ऊपर से भारत को युद्ध में भी मुँह की खानी पड़ी 1962 में, ठीक है। अब कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है 90 के इरा में, ठीक है। अब 90 के इरा में आपको पता है कि भारत का जो 90s था, 90s का जो दशक था, 1991, 90, 91 की जो स्थिति थी, वहाँ पे भारत के फॉरेन पॉलिसी में बहुत बदलाव आया। साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी में तो बदलाव वो लाए भारत में ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, ठीक है। तो वैश्वीकरण के अपनाने के बाद भारत के पास सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि भारत जो है अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन है उनको कैसे प्रगाढ़ करे बाकी सारे वैश्विक स्तर देशों के साथ, कैसे वो संबंधों में सुधार करे अपने पड़ोसी देशों के साथ, या फिर जो भी महाशक्ति सुपर पावर हैं उस समय अमेरिका था उनके साथ, ठीक है। तो भारत चूंकि अब ग्लोबलाइजेशन अपना चुका था, आपको पता है, तो भारत चूंकि विश्व में जो चूंकि कोल्ड वार खत्म हो चुका था, वैश्वीकरण का दौर आ रहा था, सारे देश एक दूसरे में आके क्या कर रहे थे, इंटरकनेक्टेड हो रहे थे, ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारत को जरूरत थी कि उनका जो पहले का नेम वाला पॉलिसी था, जो नॉन एलिगमेंट का पॉलिसी था, उसमें थोड़ा सुधार करे और अपने मार्केट को ओपन करे, और उसके साथ क्या करें, विश्व के अनेक, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मार्केट के लिए बहुत सारे ऐसे मंचों पे जाएंगे जहां आप अपने आर्थिक सांस्कृतिक मामलों को क्या करें, साझा कर सकें। तो इसी के उद्देश्य से क्या होता है कि भारत ने क्या किया कि लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। भारत ने क्या किया, अपने फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाने के लिए, अपनी आर्थिक दृष्टिकोण से खुद को परिपक्व करने के लिए इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति जो है फॉरेन पॉलिसी में बदलाव ला के इन्होंने लाई, जहाँ पे पूर्व की ओर देखिए नीति से मतलब ये था कि जो भी साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ क्या करेंगे, हम संबंधों को मजबूत बनाएंगे, इनके साथ हम अपने आर्थिक और स्पेशली आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को क्या करेंगे, प्रगाढ़ करेंगे, जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो, ठीक है। तो भारत की जो पूर्व की देखो नीति आई, वो उनके साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करने का क्या था, एक प्रयास था। आपको याद रखना है क्या था वो, तो वहां से जाके हम आर्थिक और खुद को स्ट्रेटेजिक जो पावर है वो बढ़ा सकते थे, उसमें इन्हेंस कर सकते थे, साझा कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, ठीक है। ताकि भारत भी है एशिया में क्या करे, एक शक्ति के रूप में उभरे, और भारत का जो भारत का जो बढ़ावा था, भारत का जो मेन कॉम्पिटिटर था चीन, उनको काउंटर कर सके, ठीक है। भारत के लिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या है, चीन के साथ बढ़ते कंपटीशन को, उनमें खरा उतरने के लिए भारत जरूरी था कि वो अपने मार्केट को फैलाए। इस वजह से इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए, जहाँ पे इन्होंने आर्थिक और रणनीतिक मामले में मतलब अपने आप को सुनिश्चित करने के लिए ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ओर देखने की बात करते हैं। जो अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जहाँ पे वो ऑलरेडी उनका एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आसियान के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हम आपको पहले मैप में दिखा चुके हैं, ठीक है। अब आप समझ गए, ताकि हम चीन से मुकाबला कर सकें, चूंकि वो मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी हुआ करता था, ठीक है। तो उसकी अब शुरुआत कब की गई, 1991 में, ठीक है। इसने क्या किया कि 1991 में यह भारत के लिए दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव को चिन्हित किया, चूंकि इस समय हम ग्लोबलाइजेशन को अपना लेते हैं, ठीक है। इस समय हम क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को अपना लेते हैं। इससे पहले हमारी जो नॉन अलिगमेंट की पॉलिसी थी कि हम किसी भी मामले में क्या करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी गुट के साथ नहीं रहेंगे। अब चूंकि गुट खत्म हो चुका था, एक सुपर पावर बचा हुआ था और पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन का दौर था, भारत ने भी ग्लोबलाइजेशन अपनाया। तो ऐसी स्थिति में अपनी इस हठता को छोड़ के भारत को क्या करना पड़ा, बाकी सारे वैश्विक स्तर पर जो भी संगठन थे, जो भी देश थे, उनके साथ आना था। इस वजह से भारत ने क्या किया कि इस दृष्टि से 1991 का जो समय था भारत के लिए स्ट्रेटेजिक बदलाव के रूप में काफ़ी चिन्हित हुआ। और जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे,
जिनका ड्यूरेशन 1991 से 1996 तक था, उसने क्या किया कि इस पॉलिसी को विकसित किया और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने भी इस पॉलिसी पे बहुत सकारात्मक रूप से कार्य किया और इसमें मजबूती प्रदान करने की बात की। मतलब अगर मैं बात करूं लुक ईस्ट पॉलिसी की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया 1991 में नरसिम्हा राव ने, ठीक है। लेकिन नरसिम्हा राव के शासनकाल के बाद जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का शासन हुआ, उसके बाद मनमोहन सिंह ने आए, इन्होंने भी लुक ईस्ट पॉलिसी को अर्थात आसियान कंट्रीज के जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ हमारे संबंधों को और भी प्रगाढ़ किया और भी मजबूत किया। और इस नीति को क्या हुआ, बहुत हद तक इन्होंने सफल बनाने पे कार्य किया और ये नीति हमारे लिए क्या हुआ, एक कारगर साबित हुआ, एक कह सकते हो कि अच्छा निर्णय साबित होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे, ये जो है क्या है, भारत है, ठीक है, जो क्या है साउथ एशिया का भाग है, ठीक है। ये सारे जो आपके मध्य एशिया हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे चीज़, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं वो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो भारत ने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, देखा कि इनके साथ हम संपर्क में आके अपने आर्थिक और रणनीतिक चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और खुद को हम चीन के साथ, यहाँ पे आप देख रहे हैं चाइना को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक विकासशील देश थे, दोनों की अर्थव्यवस्था अनुमान लगाई जा रही थी कि दोनों जो है उनके यहाँ निवेश करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास एक ऑप्शन था कि हम एक ऐसी नीति को लाए जहाँ पे हम वैश्विक स्तर पे खुद को एक कर सके। तो उन्होंने इन सारे देशों के साथ संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया, जिनको हम लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसकी कुछ हम विशेषताओं को जिक्र करते हैं, ठीक है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या होता है कि यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के जो संघ आसियान है, जिन्होंने जो भी कंट्रीज हैं आपस में मिलकर क्या किया, आसियान का निर्माण किए हैं। तो इनके साथ मिलकर क्या किया, भारत ने आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया, कोशिश किया कि हम क्या करें, आर्थिक एकीकरण को ध्यान में रखें, अपने व्यापार को ओपन करें और निवेश और व्यापार को बढ़ावा दें। इसलिए ये जो है लुक ईस्ट पॉलिसी स्पेशली आर्थिक चीज़ों को लेके बनाया गया था, क्योंकि भारत को उस समय ज़रूरत था अपने इकोनॉमी को दुनिया के मार्केट के साथ मिला देने की, ठीक है। भारत जो है उसके बाद क्या होता है कि भारत 1992 में आसियान का सेक्टरल साझेदार बन जाता है, मतलब क्षेत्रीय साझेदार बनता है, ठीक है। सबसे पहले 1991 में भारत क्या करता है, लुक ईस्ट पॉलिसी लाता है, इनके साथ मिलता है, और 1992 में भारत जो है इनका क्षेत्रीय भागीदार बन जाता है, ठीक है, क्षेत्रीय भागीदार बनता है। और 1996 में भारत एक संवाद भागीदार के रूप में भाग करता है, मतलब कि 1996 में जो भी आसियान था उनके साथ भारत का डायलॉग पार्टनर कंट्री बनता है। कब, 1996 में, मतलब हम इनके साथ वार्ता कर सकते थे और अपने मुद्दों को साझा कर सकते थे। और 2002 में भारत शिखर स्तरीय वार्ताओं का क्या हुआ, भागीदार बन गया। और 2002 आते तक भारत क्या किया कि जो भी आसियान के समिट होते थे ईयरली, उनका डायलॉग पार्टनर बन जाता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लुक ईस्ट पॉलिसी की सफलता में ये जो सारे टर्म्स थे, ये काफ़ी क्या हुआ, सफलतापूर्वक इन्होंने अपने काम को अचीव किया। भारत मतलब लुक ईस्ट के पॉलिसी के फलस्वरूप क्या होते हैं कि हम उसके सबसे पहले क्षेत्रीय साझेदार बनते हैं, 1996 में हम एक डायलॉग पार्टनर बनते हैं, और 2002 में जो उनका हम समिट पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। कब, 2002 में। अब क्या होता है, मतलब इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, समिट में भाग ले सकते हैं, तो वो हम एक शिखर स्तरीय जो है वार्ताकार, जो भागीदार जो है भारत बन जाता है, जो कि दर्शाता है कि लुक ईस्ट के साथ हमारे जो संबंध है वो कितने, लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी के साथ हमारे जो संबंध है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। तो ये सारी सफलताएँ जो है भारत को हासिल हुई, और उसमें सबसे बड़ा दौर तब आया जब 2012 में यह संबंध रणनीतिक साझेदारी में बदल जाती है, ठीक है, जहाँ पे भारत आर्थिक एकीकरण को ऑब्जेक्टिव में लेके ये सारे लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाता है। और धीरे धीरे 2012 में भारत क्या होता है, आर्थिक एकीकरण के साथ साथ हम स्ट्रेटजिक जो है साझेदारी करते हैं एशियान के साथ, या अर्थात कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है, 2012 में। तो ये एक बड़ा बदलाव आया, बड़ा अचीवमेंट था भारत की ओर से, कह सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी की ये बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। अब हम बात करें कि भारत जो है इसके बाद क्या होता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच, अब भारत जो है फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो भारत बहुत सारे क्षेत्रीय मंच जो आसियान के हैं उनका क्या है, या
सक्रिय एक भाग है, जिसमें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, जिसमें मैंने बात की कि बहुत सारे देश हैं, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ठीक है, कोरिया, तो जापान उसका एक, न्यूजीलैंड, उसमें भारत भी उसका एक क्या बन गया, सक्रिय सदस्य जो है वो बन चुका है। भारत आसियान के बीच जो है वस्तुओं और व्यापार का एक समझौता के लिए क्या हुआ, 2004 में एक वार्ता हुई। तो एक ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत अपने लुक ईस्ट पॉलिसी को सफलता या उसको एक नई ऊंचाई देने के लिए 2004 में क्या करते हैं कि ये व्यापार के लिए, वस्तु विनिमय के लिए क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं 2004 में आसियान के साथ, ठीक है। और यह वार्ता जो है वो 6 साल तक चली और 13 अगस्त 2009 को बैंकॉक में आयोजित आसियान के आर्थिक मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता जो है वो साइन कर दिया गया। मतलब भारत जो है उसका FTA पार्टनरशिप भी कर लेता है। मतलब कि 1991 से लेके 1992 में हम सेक्टरल बनते हैं, फिर हम उनके डायलॉग पार्टनर बोलते हैं, फिर हम सबमिट में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने वस्तु एवं व्यापार को लेकर समझौते करते हैं और सबसे बड़ा दौरा आया 2009 में, जब 2004 की ये समझौता 4 साल तक चलती है। उसके बाद हम अचीवमेंट करते हैं क्या कि हमारे बीच क्या हो जाता है कि FTA होता है, अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है। मतलब आसियान के जो भी देश हैं और भारत के साथ क्या करेंगे, उन लोगों का मुक्त व्यापार समझौता पे हस्ताक्षर हो चुका है 2009 में। तो इसलिए समझ में ये आता है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो काफ़ी सफल रही आसियान को अपनाने में। और जो ये FTA था, ये क्या होता है 2008 में 2009 में एक्चुअली 13 अगस्त 2009 को ये बनता है, इसको हस्ताक्षर किया गया और इसको प्रभावी किया गया 1 जनवरी 2010 को ये प्रभाव में आ जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा अचीवमेंट था भारत के लिए 2010, क्योंकि हम यहाँ पे आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, ठीक है। 2009 में किए, 2010 से ये प्रभाव में आ गया, ठीक है। ये अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आसियान के FTA पार्टनर्स, ठीक है। भारत के अलावा आसियान किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि भारत का जो आसियान के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले हस्ताक्षर वाले देश हैं उनमें है चाइना के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, साउथ कोरिया के साथ भी है, जापान के साथ भी है और न्यूजीलैंड के साथ भी है, ठीक है। तो इतने सारे देश हैं जो आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किए हुए हैं, ठीक है, जिनमें भारत भी शामिल है। और भारत कब किया है, 2009 में, और ये एग्रीमेंट लागू होता है 2010 से। तो ये सारे आसियान के FTA पार्टनर कंट्रीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के फिलहाल के, मैं वर्तमान की बात करूं तो अब मैं बात करती हूं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, ठीक है। जहां पे हम एक मेजर डिफरेंट आपको बता दें कि लुक ईस्ट पॉलिसी में हम क्या करते हैं, आर्थिक और स्ट्रेटेजिक मामले को मुख्य बिंदु में रखते हैं, ठीक है। क्या है हमारा मेन उद्देश्य लुक ईस्ट की तरफ करने का, तो हमारा आर्थिक एकीकरण हो सके और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सके, ठीक है। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के साथ साथ हम फिर वस्तुओं और क्रय विक्रय विनिमय में आते हैं और मुक्त व्यापार समझौता करते हैं। तो जो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु था लुक ईस्ट पॉलिसी का, वो था आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या नया बदलाव आया, क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि मोदी के शासनकाल में इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को बोला कि अब हम सिर्फ देखेंगे नहीं, अब हम इनके साथ क्या करेंगे, काम भी करेंगे मिलके, ठीक है। क्या करेंगे, इनके साथ हम काम करेंगे मिलके। तो इन्होंने उस मामले पे एक्ट करने के लिए इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें की क्या क्या विशेषताएं थी। तो मैं बात करूं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो भी आसियान के सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है इंडिया के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले कि इस पॉलिसी के तहत हम 3Cs, ठीक है, लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इन्होंने 4C की बात की थी, अभी हम देखेंगे। उसमें से जो 3C है, जिसमें हम अपने कल्चर को, कनेक्टिविटी को और कॉमर्स पे जो है क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के यहाँ बढ़ावा दे सकते हैं, वहाँ पे जाके हम इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। आसियान ब्लॉक के साथ भारत के संबंधों को आकार देंगे, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव था एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। और उसके साथ ही था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को आसियान के साथ जोड़ना, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडियन राज्य हैं उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि उनको आसियान के साथ कनेक्ट करना, उनके बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, कल्चर को प्रमोट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। यही मेन डिफरेंट है, आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन आए तो, कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो था वो उसका काम था आर्थिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का काम था कनेक्टिविटी, कल्चर, इन सारी चीज़ों पे जोर देना। किसके साथ,
स्पेशली जो आसियान था वो लुक ईस्ट पॉलिसी को आप कह सकते हो कि आसियान जो है वो इस्टेब्लिश हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडियन मतलब राज्यों के साथ, ठीक है। ये स्पेशली केंद्रित हो जाता है कि जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके साथ आसियान को जोड़ना। तो कह सकते हैं कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आसियान प्लस नॉर्थ ईस्ट एरिया आप कह सकते हो, ठीक है। तो स्पेशली ये बात करता है पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, उनके इनहेंस के बारे में, ठीक है। सिंगापुर भारत का निवेश देश है जो मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद क्या है, एक व्यापारिक केंद्र बन गया है। और सिंगापुर हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत सारा क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारे चीज़ों पे संचालन कर रहा है, बहुत सारे पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, बहुत सारे फोरम मंच आयोजित कराए जा रहे हैं जो भी आसियान के कंट्रीज हैं उनके द्वारा हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट एरिया में अर्थात पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। और मैं बात करूं इसके एक्ट ईस्ट पॉलिसी की क्या सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, तो आसियान जो है इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा संरचना में एक केंद्रीय स्थान है। आपको पता है आसियान जो इंडो पैसिफिक रीजन है जहाँ पे चाइना का दबदबा है उसको काउंटर करने के लिए हमारा जो है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो कारगर सिद्ध होगा। हम आसियान के साथ मिलकर चाइना पे दबाव डाल सकते हैं जहाँ पे इंडो पैसिफिक जो बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पे भारत को दिक्कत है, भारत सहित और भी इंडो पैसिफिक के आसपास के रहने वाले सभी देश जिनको प्रॉब्लम है उनमें से भारत के जो साउथ ईस्ट एशिया के जो इंडोनेशिया सहित और कुछ भी देश हैं उनको भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे भारत एक साथ अपनी इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सुरक्षा के मामले में समुद्री सहयोग से अत्यधिक ध्यान आकर्षित कर सकता है, ठीक है। कनेक्टिविटी को प्रमोट कर सकता है, सिक्योरिटी को मामले में जो है जो भी समुद्री सहयोग है वहाँ पे ध्यान आकर्षित कर सकता है और खुद को एक एशिया में एक अच्छा उभरता हुआ देश साबित कर सकता है, ठीक है। भारत और आसियान आतंकवाद के वित्त पोषण, साइबर सुरक्षा के खतरों और टैक्स चोरी पे बहुत कुछ निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। क्यों, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब मैं बात करूं जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो आसियान का जो भारत के साथ जो जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वो ये है कि आसियान देशों के साथ साझेदारी से भारत को बीजिंग में उपस्थिति का मुकाबला करने में क्या होगा, मदद मिलेगा। मतलब जो चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो या फिर चीन का बढ़ता जो दबदबा है उससे अगर हम जो भी आसियान के कंट्रीज हैं उनके साथ मेरा निवेश बढ़ता है, उनसे अगर हम अपने व्यापार को ओपन करते हैं तो हमारी चीन से जो निर्भरता है वो ख़त्म हो गई और साथ ही साथ हम चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में उन पे दबाव डाल के उस पर एक दबाव डाल सकते हैं और अपने हितों को साध सकते हैं, अपना भी हम काम उस रीजन से हम फायदा ले सकते हैं, ठीक है। आसियान को यूरोपीय संघ के बाद सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। बोला जाता है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसके बाद आसियान ही सबसे सक्सेसफुल मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने क्षेत्रों के विकास करने के लिए काम करता है। तो इस वजह से भी इसका जो है जियोपॉलिटिकल वैल्यू है भारत के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। समुद्री क्षेत्र में आसियान भारत सहयोग प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख होगा, मतलब एक केंद्रीय क्षेत्रों में से क्या है, एक है। मतलब भारत आसियान के सहयोग से क्या होगा कि जो भी प्रशांत क्षेत्र हैं वहाँ पे समुद्री व्यापार को बढ़त मिलेगा, एक दूसरे में हम इन्हेंस कर पाएंगे, एक दूसरे के यहाँ हम निवेश कर पाएंगे, मतलब समुद्री व्यापार को हम बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों देश के जो आपस के देश हैं कहीं ना कहीं इनसे आपस में जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इंडिया का क्या रोल है, ठीक है। देखते हैं एक्ट ईस्ट इंडिया पे इंडिया का क्या रोल है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत आसियान के साथ अपने जुड़ाव को और इन्हेंस कर रहा है, ठीक है। पहले जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीति में हम भागीदार थे, लेकिन अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, हम काम करने की बात कर रहे हैं, काम करने की पहल कर रहे हैं। और इस पॉलिसी के तहत हम 4C मतलब 4C पे प्रकाश डालते हैं जिसमें है कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। न सिर्फ आर्थिक एकीकरण और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ हम कल्चर को प्रमोट करेंगे, अपने कॉमर्शियल एरिया को बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी पे ध्यान देंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान देंगे। तो इतने सारे मामलों में हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे और उस पर एक्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे सभी देश मिलकर, ठीक है। भारत के साथ भूमि, वायु, समुद्री संबंधों को मजबूत करने से लोगों को प्रवाह में वृद्धि होगी, ठीक है। साथ ही साथ निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। जो भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो भी साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनके साथ हमारे समुद्री परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और हम बहुत सारे अपने इनिशिएटिव के थ्रू हम एक जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट
राज्य है उनको हम कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम वहाँ पे पर्यटन अर्थात टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। साथ ही साथ भारत ने शैक्षिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भी भारत आसियान विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के लिए स्थापना की बात की है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो भारत के लिए ये भी एक सफलता का मंत्र है कि भारत जो है एक आसियान भारत यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगा, जहाँ पे हम आपस में जो भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे फिर जो एजुकेशन है, उनको आपस में हम साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे में मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है द कालादान मल्टी मंडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि ये क्या है, बायलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच क्या है, एक मतलब द्विपक्षीय समझौता हुआ है जो काम कर रहा है कालादान मल्टी मंडल प्रोजेक्ट पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोलकाता है और यहाँ पे सितवे है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल से इतना जो है ये क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे जोड़ेगा और ये जो है कालादान रिवर है, यहाँ से होकर ये चीज़ यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसके थ्रू पहुँचेगा वो म्यांमार में। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है हावड़ा से म्यांमार को जोड़ने का कालादान रिवर के तहत। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम म्यांमार से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, आपको याद रखना है, कालादान मल्टी मंडल प्रोजेक्ट, जो कि म्यांमार और इंडिया के बीच साइन हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। उसके अलावा भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि हम जैसा कि बात की कि 4C में है ना, क्या कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देंगे। तो उसी मिशन के तहत भारत जो है इंडिया से लेके म्यांमार से लेके थाईलैंड तक एक हाईवे बनाया जा रहा है, ताकि हम अपने ट्रांसपोर्ट को आसानी से क्या कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें और हम अपने संबंधों को मजबूत कर सकें। तो ये सारे जो हैं काम किए जा रहे हैं। तो इससे देखा जा रहा है कि भारत और आसियान का जो वर्तमान संबंध है वो काफ़ी बेहतर है और बहुत सारी चीज़ों पे क्या हो रहा है, काम किया जा रहा है। तो ये था आज का भारत और आसियान का रिलेशन और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमने जाना। आसियान क्या है उससे संबंधित बहुत सारे तथ्यों को जाना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडिया आसियान रिलेशन और क्या सिग्निफिकेंस है आसियान का इंडिया के लिए, और इंडिया उनके साथ मिलकर कैसे कैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे ध्यान दे रहा है और अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो न सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना एक मुख्य प्रतिद्वंदी है, इसके अलावा भी उसके अपने हित जो है वहाँ से फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने आसियान की ओवरऑल डिटेल को समझा। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से फ्रीली जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।